बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न हो। आज हम हमारा पाठ भाषा और व्याकरण को पढ़ें। तो बच्चों, भाषा क्या होती है? भाषा भाषा वह है जो हम बोलते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि भाषा वह चीज है जिससे हम अपनी मन की बात किसी और के सामने प्रकट करते हैं। अब चाहे वह हम बोलकर अपनी बात को समझाएं या फिर जो बात बोलकर किसी के सामने प्रस्तुत की जाती है वह मौखिक भाषा का रूप है, और जो बात लिखकर किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत की जाती है वह लिखित भाषा का रूप। अतः हम ये कह सकते हैं कि भाषा के दो रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? दो। कौन कौन से? भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। टेलीफोन पे बात करना, अध्यापक द्वारा कक्षा में पढ़ाना, ये सभी मौखिक भाषा के उदाहरण, क्योंकि हम इसमें किसी को बोलकर अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं और अगला व्यक्ति हमारी बात को सुन रहा है, वह मौखिक भाषा। दूसरा, लिखित भाषा। लिखित भाषा वह भाषा है जो लिखकर समझाई जाती है। हमारे द्वारा पत्र लिखना, मतलब चिट्ठी लिखना, एक लिखित भाषा का उदाहरण है। पत्र पत्रिकाएं और अखबार तो हम सभी के घर में आता है। उस अखबार के द्वारा सूचनाएं हम तक पहुंचती हैं, तो वह भी एक लिखित भाषा का ही साधन है। आइए इस पाठ को हम और विस्तार से समझते हैं। यह है हमारा पाठ 1, भाषा और व्याकरण। भाषा विचारों एवं भावों को दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम। भाषा के द्वारा हम दूसरों के विचारों एवं भावों को भी समझते हैं। भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। किसी की कोई भाषा है, किसी की कोई भाषा है, लेकिन उन सभी का माध्यम एक ही है। क्या? अपनी बात को दूसरे के सामने प्रस्तुत करना। हमें यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों में पहले ये बच्ची कह रही है मैं खेल रही हूँ। वह फुटबॉल से खेल रही है, कह रही है कि मैं खेल रही हूँ। दूसरा चित्र है जिसमें एक बच्चा एक व्यक्ति को खाना दे रहा है, तो वो कह रहा है कि ये लीजिए खाना। दूसरा व्यक्ति उसका अभिवादन करता है और कहता है धन्यवाद। तो यह भी एक मौखिक भाषा का स्वरूप है, क्योंकि इसमें दोनों व्यक्ति अपनी बात को बोलकर समझा रहे। तीसरा, एक बच्चे स्कूल जा रहे हैं एक सड़क पे, तो बच्चे कह रहे हैं हम स्कूल जा रहे हैं। उनके द्वारा मुंह से ये बात कहना मौखिक भाषा का स्वरूप, क्योंकि इन्होंने किसी भी तरह अपनी भाषा को सिर्फ बोलकर ही समझाया, तो वह मौखिक भाषा का रूप यहाँ पर दर्शाता है। अपने मन की बात को दूसरों तक पहुंचाना तथा दूसरों की बात को समझना ही भाषा कहलाती है, या फिर हम ये कह सकते हैं अपने विचारों का आदान प्रदान ही भाषा कहलाती है। यहाँ विशेष बात यह है कि हमारे जो पशु पक्षी हमारे बीच में रहते हैं वे भी आपस में बातचीत करते हैं, उनकी भी अपनी एक भाषा होती है। ये बात अलग है कि हम उनकी भाषा को समझ नहीं पाते, परंतु लेकिन उसके साथ क्या होता है कि जो उनके द्वारा बोली गई एक भाषा है वो ये है, वह भाषा नहीं कहलाती। क्या नहीं कहलाती? भाषा नहीं कहलाती। अब भाषा के दो रूप हैं, पहला मौखिक, दूसरा लिखित। पहला है मौखिक रूप। जो भाषा हम बोलकर व सुनकर समझते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे आपस में बात करना मौखिक भाषा का रूप है, गीत गाना मौखिक भाषा का रूप है, भाषण देना मौखिक भाषा का रूप है, टेलीफोन पे बात करना मौखिक भाषा का रूप है, अध्यापिका के द्वारा कक्षा में पढ़ाना मौखिक भाषा का ही रूप। अब दूसरा आता है हमारा लिखित भाषा। भाषा का वह रूप जिसके द्वारा हम अपने
विचारों या भावों को लिखकर प्रकट करते हैं या लिखकर समझते हैं, वह लिखित भाषा कहलाती है। जैसे पढ़ना, हम किताब को पढ़ रहे हैं, पढ़ के उसे समझ रहे हैं, तो वह लिखित भाषा का रूप है। दूसरा, लिखना, हम अपनी मन की बात को लिख रहे हैं, तो वह एक लिखित भाषा का रूप है। तीसरा, पढ़ाना, यह भी एक लिखित भाषा का रूप है। भारत में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली और लिखी जाती हैं। जैसे पंजाब में पंजाबी, बंगाल में बांग्ला, महाराष्ट्र में मराठी, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, तमिलनाडु में तमिल, गुजरात में गुजराती, राजस्थान में राजस्थानी या मारवाड़ी भाषा बोली जाती है। अब आता है लिपि। लिपि क्या है? ध्वनि चिन्हों को लिखने की विधि ही लिपि कहलाती है। प्रत्येक भाषा को लिखने का तरीका अलग अलग होता है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। कौन सी है? देवनागरी। आपको पता है संस्कृत को हिंदी की जननी कहा जाता है, मतलब संस्कृत भाषा ने ही हमारी हिंदी को जन्म दिया है। और एक बात, संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा दोनों की लिपि भी एक ही है। वह कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि। पंजाब की जो पंजाबी है उसकी लिपि गुरुमुखी लिपि है। अंग्रेजी की रोमन लिपि है। संस्कृत की हमारी देवनागरी ही लिपि है। बोली, बोली क्या चीज है? राज्य विशेष में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहा जाता है। ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। छत्तीसगढ़, हरियाणवी, अवधी, मैथिली, बुंदेलखंडी इत्यादि बोलियों के ही रूप होते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? जिस प्रकार सड़क पर चलने के लिए यातायात के नियम बनाए जाते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक भाषा के कुछ नियम होते हैं। यदि सड़क पर चलते समय हम इन नियमों का पालन न करें तो दुर्घटना होने का डर रहता है। भय मतलब डर। इसी प्रकार भाषा के इन नियमों को जानने का भी हम भाषा को शुद्ध रूप में बोलने और लिखने और सीखते हैं। मतलब व्याकरण से हम भाषा का शुद्धिकरण सीखते हैं। भाषा के इस व्यवस्था को ही हम व्याकरण कहते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि शुद्ध भाषा व्याकरण के बिना अधूरी है। यहाँ विशेष यह है कि व्याकरण भाषा के नियमों और उनके सही भाषा प्रयोग करने का ज्ञान व्याकरण है। दूसरा, व्याकरण के द्वारा ही हम भाषा को सही पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं। व्याकरण के कुछ अंग हैं, 3 अंगों में इन्हें विभाजित किया गया है। पहला, वर्ण विचार। दूसरा, शब्द विचार। तीसरा, वाक्य विचार। व्याकरण को 3 प्रमुख भागों में बांट दिया